प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 84 से 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसका कि एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को निर्धारित किया गया है, उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 100 देखेंगे, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और बिल्कुल वो एग्जाम के पैटर्न पे ही होंगे। तो आप कलम कॉपी लेकर के वीडियो के सामने बैठिए, ताकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन और उसका ऑप्शन बताऊं उसका आप आंसर कर सकें, और जैसे ही मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा आप मैच करके ये देख सकें कि 100 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आप कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 का पहला प्रश्न। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न में कौन क्रियार्थक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन है भागता हुआ चोर पकड़ा गया, ऑप्शन बी है वह भाग गया, मैं भाग न सकी, यहाँ पे मैं होना चाहिए, और दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन है वे भाग खड़े हुए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागता हुआ चोर पकड़ा गया। इसमें जो ये भागता हुआ है, चोर का जो विशेषता बता रहा है भागता हुआ, ये आपका एक क्रियार्थक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वह मेरे पीछे पीछे मंदिर तक गया, मोटे काले किए गए पद किस अवयव का उदाहरण है। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमयादि बोधक या उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध बोधक है। मेरे पीछे पीछे मंदिर तक गया। अगला क्वेश्चन है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा निर्माण का कौन गलत उदाहरण है। सुनना से सुनवाई, खेलना से खेल, पूजन पूजना से पूजा, और बिकना से विक्रेता। तो इसमें देखिए बिकना से जो विक्रेता है, ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, विक्रेता। तो इसलिए जो है हम लोग कह सकते हैं कि बिकना जो वर्ब है यानी क्रिया है, इसे भाववाचक जो संज्ञा बनाना चाहिए वो विक्रेता नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर लेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन है सामान्य भूत, आसन भूत, सकर्मक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अकर्मक क्रिया में ने का चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता है कर्ता का। अगला क्वेश्चन है, अंतर्गत का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है अंतर प्लस गत, अन जोड़ तरगत, और ऑप्शन सी है अंतः जोड़ गत, और ऑप्शन डी है अंत जोड़ अर्गत। ठीक है, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अंतः जोड़ गत मिलकर बनता है अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है। अब यही भाव तत्पुरुष कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि, क्योंकि इसमें जो है पंक और जोड़ जब मतलब जन्म लेने वाला, यानी कि जो है एक तीसरा अर्थ निकल रहा है कमल। अगला क्वेश्चन है, पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ क्या है। पत्थर पर लिखना, बहस करना, बात को न मानना या फिर अमिट। तो पत्थर का लकीर का मतलब जाता है जो नहीं मिल सके, अमिट। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि है ठोस का विपरीतार्थक शब्द क्या है। सरल है, तरल है, या गैस है, या रवादार है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस आपका नहीं बहता है, तरल आपका बहता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन हलधर का अर्थ नहीं है। ऑप्शन है बलराम, कृषक, मृगाल या वृषभ। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बोल दिया, ऑप्शन नंबर सी भृगाल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी भृगाल, जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरल सॉरी तरह किस निपात का उदाहरण है। ऑप्शन है तुलनात्मक, अवधारणात्मक या सीमा बोधक या नकारात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तुलनात्मक निपात का उदाहरण है तरह शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अनेकों लोग मर गए, सड़क में भीड़ लगी थी, सॉरी भीड़ लगी है, जनता के अंदर असंतोष है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई आपका सही नहीं है। अनेकों नहीं होना चाहिए था, सड़क में नहीं सड़क पर होता है, जनता के अंदर नहीं जनता में होता है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन है कि दे आर आर्ग्यू डैश अ लॉन्ग टाइम, और इसमें प्रपोजिशन फिल करना है एट, अपॉन, ओवर या फॉर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दे आर्ग्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ जेनिथ इज इनडिफरेंट, टॉप, बॉटम या स्टूपिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनिथ मतलब शीर्ष हो जाता है, तो बॉटम मतलब आपका सबसे फर्स्ट हो जाता है, यानी कि सबसे नीचे का तरफ। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट वर्ड। हाइजीन, इसमें स्पेलिंग चेक करना है, हाइजीन, जिराफ, 90 और पासपोर्ट। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइजीन का स्पेलिंग सही है। अगला क्वेश्चन है, चूज द राइट सेंटेंस। ही ऑर्डर्ड फॉर अ ड्रिंक, he ordered a drink, he ordered for a drink,
और नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए फॉर लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी फॉर लगा है तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही ऑर्डर्ड अ ड्रिंक। अगला क्वेश्चन है 7200 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 8 महीने का ब्याज कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, एस आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी आई टी बाई 100 होता है ना। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू होता है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 7200, तो हम लिख लेते हैं 7200। और यहाँ पे जो है 12.5% है तो 12 दूना 24, एक 25/2 होगा। ठीक है, तो ऊपर हम लोग लिख देंगे कितना 25, और नीचे कितना लिख देंगे, तो 25/2 आ रहा है तो नीचे हम लिख देंगे 2। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, तो गुणा आपका 8 महीना है तो 8 महीने को हम साल में चेंज करेंगे तो कितना से भाग देंगे, तो यहाँ पर हम भाग देंगे 12 से। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूलधन मतलब P, और ये हो गया आपका R, और ये हो गया T, और डिवाइडेड बाई 100 होता है तो यहाँ पर लिख देंगे अब हम 100, और फिर जो है हम लोग कटा देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 छके 72 हो जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा, 12 छक 72, और ये 6 भी कट जाएगा इससे कितना बार में, तो ये कट जाएगा 3 बार में। अब यहाँ पे जो है 25 में जब 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200, और 200 में जब 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 600। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वो है एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हीरोन के फॉर्मूला से आप निकाल लेंगे। तो 13, इसमें क्या करना होता है, इसमें जो हमें S/2 निकालना होगा ना, मतलब वही आपका परिमाप का आधा निकालना होगा, यानी कि S, तो S निकालना है तो इस बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप का आधा, तो परिमाप का आधा कितना हो जाएगा 13 14 आपका जो है 27, और 27 और 15, तो ये हो जाएगा आपका 42। तो 42 का आधा कर देंगे, तो यहाँ पे जब 42 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जो है 21। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जाता है आपका अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 21, और 21 में से अब हमें घटाना पड़ेगा पहले 13, इसके बाद से फिर 21 में से हम घटा के गुणा करेंगे कितना से, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 माइनस 14, और फिर हम कर देंगे 21 माइनस 15, तो ये हो जाता है आपका जो है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि आधा परिमाप निकाल करके और उनमें जो है आधा परिमाप से गुणा करना होता है उस आधा परिमाप के प्रत्येक भुजा के अंतर से। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 21 के बदले में हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7, और गुणे लिख देंगे हम लोग 3, ये हो गया 21। ठीक है, अब 21 में से जब 13 जाएगा तो कितना आएगा, 21 में से जब 13 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 7 1 8, तो 8 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और फिर हम लोग लिख देंगे गुणे 2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 21 में से 14 जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7। अब यहाँ पे 21 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6, तो 6 को हम लिख देंगे 2 और गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 कितना बार आया है, 7 एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो बाहर निकल जाएगा 7। 3 कितना बार आया है, 3 भी 2 बार आ गया ना, एक लास्ट में और एक यहाँ पे 2 नंबर में, तो ये भी आपका बाहर निकल जाएगा, तो 7 गुणे 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद से देखिए 2 कितना है, 2 1 और 2, तो 2 है तो इसके बदले में 1 2 बाहर निकल जाएगा। फिर से आपका जो है यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 1 2 है, तो इसके बदले में बाहर निकल जाएगा। तो 2 दूना 4 3 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इनमें से बड़ी भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को घुमाया जाता है, मतलब घुमाया गया है, तो इस प्रकार बने हुए जो शंकु है उसका आयतन क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका समकोण। ठीक है, अब यहाँ पे दिया क्या है कि ये है आपका 12 और ये है आपका 16। अब इस त्रिभुज को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो हमने क्या कर दिया, इसको जो है रोल कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको जो घुमा दिया, तो घुमा दिया तो ये शंकु बना। अब इस शंकु का हमें क्या निकलना है, आयतन निकलना है। तो आयतन क्या हो जाता है 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1 हमने क्या कर दिया 3 कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कर दिया 22/7 हो जाता है आपका जो है ना वो पाई का वैल्यू, तो यहाँ पे 22/7 हो गया। इसके बाद आपका आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आर कितना लेंगे, नीचे देखिए 12 है ना, तो आपका हो जाएगा 12 गुणे 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 और गुणे फिर से 12। इसके बाद हम क्या करेंगे h लिखेंगे, तो h कितना है 16 है। अब हम कटा देंगे, तो कटाएंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से जो है ये 12 कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पे अब कोई नहीं कटने वाला, तो 16 में जब 12 से हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 192।
तो ये हो गया आपका 192 और 22 में जब 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 88। अब इन दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों में गुणा करेंगे तो 8 दूना आपका 16 और 9 अठे 72 और 1 73। इसके बाद से 8 एकम 8 और 7 15, ठीक है। यानी कि 1536। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका जो है 16। तो 1600 इतना आ रहा है। 1600 इतना में क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। तो 7 से जब भाग करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, ये आपका जो है 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है। अब 14 के बाद से जब आपका उतरेगा 2 रिमाइंडर और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे जो है ये 7 चौके 28 यानी कि 4 से कट जाएगा। तो ये जब 28 कट गया तो फिर से क्या उतरेगा आपका 9 उतरेगा। तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। एक बार में जब जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे आ गया 2 और ये हो गया आपका 6, तो 26 हो गया। तो 7 चौके 28 नहीं कटेगा, 7 3 का 21। तो ये आपका जो है 21 आ गया। फिर आएगा क्या, 5 आएगा। तो 5 और दशमलव लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा 0। तो 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2413 घन सेंटीमीटर होगा। तो लगभग लगभग जो यहाँ पे सॉरी आंसर यहाँ पे सही दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर हम लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपी 10:2:3 के अनुपात में है। तो यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कापियों की संख्या क्या है। तो देखिए पेंसिल और कॉपी का हम लोग जो है, यहाँ पे पेन से कोई मतलब ही नहीं है। तो पेंसिल और कॉपी का हम अनुपात निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेंसिल मतलब P और आपका कॉपी का जो गया C, हमने मान लिया। तो इसका अनुपात यहाँ पे क्या दिया है, पेंसिल है 10 तो आपका जो है कॉपी है 3, तो यहाँ पे 10/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पेंसिल का संख्या जो है 120 है। तो पेंसिल की जगह P की जगह पर हम 120 रख देंगे और बट्टा में क्या कर देंगे, बट्टा में आपका C कर देंगे। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी C के बदले में मैंने 3 लिख दिया गलती से। चलिए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी क्या, C, ठीक है। तो ये हो गया आपका C और यहाँ पे हो जाएगा 10/3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका गुणा होगा तो 10C हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10C। 10C बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर कितना आ गया, C बराबर आपका जो है 36 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 36। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन जो कि है आपका, एक व्यक्ति को 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर 20% लाभ हुआ। तो 60 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी, ठीक है। तो देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीका है। सीपी इक्वल टू क्या हो जाता है, सीपी इक्वल टू हो जाता है आपका एसपी गुणे 100। तो एसपी कितना में बेचा है, वो आपका 60 रुपए में बेचा है। तो एसपी में गुणा कर देंगे 60 में कितना से, 100 से, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना होता है, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना हो रहा है 20, तो 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 2 बार में कट जाएगा। अब जब ये 2 बार में कटेगा तो ये भी कट जाएगा 50 बार में, ठीक है। तो इसका सीपी इक्वल टू कितना हो गया, सीपी हो गया आपका जो है ना 50। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सीपी हो गया यहाँ पे 50। अब बातों को यहाँ पे समझिए, बात यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था कि जो है अगर मतलब देखिए सीपी है 50, तो 50 रुपये में खरीदा है 20 वस्तु, ठीक है। तो अब एक वस्तु कितना में खरीदेगा, तो ये खरीदेगा 20/50 रुपया में, ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना कि 60 रुपए में कितना कर देगा, तो ये कर देगा आपका 20/50 और गुणे हो जाएगा आपका जो है 60। तो अब क्या कर देंगे, ये सिंपल है आपका, कटा देंगे हम। ये कट जाएगा आपका जो है 50 5 बार में और ये कट जाएगा आपका जो है 6 बार में और फिर ये 5 कट जाएगा 20 4 बार में। तो 4 गुणे जब 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि log 10 बेस 10 टू द पावर 2 है। तो यहाँ पे पावर जो इधर आ जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जो आपका पावर में है ये आपका शुरू में आ जाएगा। तो 2 log बेस 10 टू द पावर 10। तो यहाँ पे जो है आपका बेस 10 हो जाएगा और इसका पावर भी 10 हो जाएगा। तो log
10 बेस टू द पावर 10 का वैल्यू कितना हो जाता है, वो 1 होता है, तो 2 गुणे 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ दोनों आपके जो है समरूप है, सिमिलर है, और एबी का वैल्यू और डी का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एबी का, तो यहाँ पे ए और बी ये चूंकि समरूप है, तो इसके जो भुजाएं होंगी वो भी आपके समानुपाती होंगी, तो एबी बट्टा डीई का वैल्यू जितना होगा, अच्छा यहाँ पे दिया भी है, तो AB बराबर DE कितना दिया है, तो AB के बराबर दिया है 12, और D कितना दिया है, तो D दिया है आपका जो है 24। ठीक है, अब इन दोनों भुजाओं का जितना अनुपात होगा उतना ही अनुपात होगा आपका जो है ना, यहाँ पे AC, यहाँ पे A और C और D और F का, तो यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका AC बट्टा क्या हो जाएगा, AC बट्टा DF हो जाएगा, और हमें निकालना है DF का वैल्यू। तो AC का तो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि आपका जो है 12 बट्टा 24 बराबर AC का वैल्यू कितना दिया है, AC का यहाँ पे दिया है 16, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर में 16 और नीचे में हो जाएगा आपका DF, और तिरछा तिरछी हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका जो है यहाँ पे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे DF में ऊपर में 1 है, तो 1 में DF से गुणा करेंगे तो DF आ जाएगा, तो DF बराबर क्या आ जाएगा, तो DF बराबर आपका आ जाएगा 16 गुणे 2 मतलब 32, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी 32। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2 बट्टा एक्स अंडर रूट एक्स 3 बट्टा अंडर रूट वाई इक्वल टू 2 और 4 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 4 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू -1। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ना देखिए कौन बराबर हो सकता है उसको, जो हम लोग जैसे यहाँ पर 4 बट्टा अंडर रूट एक्स है और यहाँ पे 2 बट्टा अंडर रूट एक्स है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से तो इतना के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना इसमें गुणा कर देते हैं हम लोग 2 से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है 4 बट्टा अंडर रूट एक्स, और फिर यहाँ पे प्लस का प्लस आ जाएगा, फिर हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बट्टा 3 3 की जगह पर आ जाएगा 3 गुना 6 बट्टा हो जाएगा आपका अंडर रूट वाई बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 दुना 4 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम घटा देते हैं ताकि कट जाए एक, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो माइनस चेंज, सॉरी जो इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट गया। अब यहाँ पे देखिए 4 -4 बट्टा वाई है और यहाँ पे -6 बट्टा वाई है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -10 बट्टा, यहाँ पे वाई नहीं सॉरी गलती से बोल दिया था, अंडर रूट वाई है। अब इधर भी देखेंगे आगे, तो आगे क्या है, -1 है और यहाँ पे -4 है, तो कितना हो जाएगा, -5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये 5 से जो है ये कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1, तो तिरछा तिरछा गुणा करेंगे तो सर ये 5 दूना 2 बार में कटेगा ना, तो यहाँ पे 2 बट्टा अंडर रूट वाई हो गया और यहाँ पे जो है 1/1 हो गया, तो यहाँ पे तिरछा तिरछा गुणा करेंगे तो अंडर रूट वाई बराबर आ जाएगा आपका 2, तो y बराबर आ जाएगा आपका 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए y का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा 16 और 4। अब 16 कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हम y का वैल्यू यहाँ पे 4 ले लेंगे, जब यहाँ पे आप y यहाँ पे लीजिए आप 4, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब 4 लीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसके बदले में आपका 2 आ जाएगा, जब 2 आएगा तो 2 से इसको कटा देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब 2 इधर माइनस में इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, तो प्लस में जाएगा, इधर प्लस में जाएगा तो यहाँ पे +2 होगा, तो -1 और +2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 4 बट्टा अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना आया है, इक्वल टू आया है आपका 1 बट्टा हम लोग 1 लिख देते हैं, तो यहाँ पे जो है अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स बराबर आपका जो है 4 आ जाएगा, तो फिर इस तरीके से x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है दिए गए चित्र में x का मान निकालना है, तो देखिए परिधि पर बना हुआ कोण कितना है, वो है आपका 20, तो फिर सेंटर में बना हुआ कोण कितना होता है, इसका डबल हो जाता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 20, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है हो जाएगा 40 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि चर मान 6 + 4 सॉरी 6 4 3 2
और x का औसत मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे औसत मान कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं, तो 6 प्लस 4 तो 10 हो जाएगा, और प्लस 3 तो 13 हो जाएगा, और प्लस 2 तो 15 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा। और कितना है कुल, 1 2 3 और 4 1 5, तो 5 से हम भाग कर देंगे तो बराबर कितना आएगा, बराबर आपका जो है 10 आएगा। तो यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था 15 और प्लस x बट्टा 5 बराबर आया था आपका 10, यानी कि आपका 15 प्लस x बराबर हो गया आपका जो है 10 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 50 और माइनस हो जाएगा आपका 15, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 35, करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस क्रांतिकारी को मृत्युदंड नहीं दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद या फिर खुदीराम बोस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद को जो है मृत्युदंड का सजा नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकहितवादी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, गोपाल हरि देशमुख, जमनालाल बजाज, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम, लोकहितवादी के रूप में जो है प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध, यानी सॉरी तृतीय युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है पहली बार तोप का यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बीजक के रचयिता कौन है, सूरदास, कबीर, रविदास, पीपाजी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजक को कबीर दास ने रचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चर्बयुक्त कारतूसों का संबंध किससे है, द्वितीय मराठा युद्ध से, ब्रिटिश सिख युद्ध से, ब्रिटिश बर्मा युद्ध से या 1857 की भारतीय क्रांति से। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1857 की भारतीय क्रांति से संबंध है चर्बयुक्त कारतूसों का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस रूप में आया था, क्लर्क, समुद्र, ट्रेनी या फिर सैनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लर्क के रूप में आया था रॉबर्ट क्लाइव, बाद में शासक बना। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर निम्नलिखित में से किस एक रियासत का अधिग्रहण किया था, सतारा, झांसी, अवध या उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, अवध का। अगला क्वेश्चन है, राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था, पाणिनि ने, पतंजलि ने, कौटिल्य ने या फिर गौतम बुद्ध ने। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी आप धन के मामले में जानते हैं या फिर जो है राजनीति के बारे में जानते हैं, सबसे अधिक ज्ञान जो है कौटिल्य का था। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का ऐतिहासिक मुकदमा, सॉरी का नहीं, INA पर ऐतिहासिक मुकदमा कहाँ चला था, मतलब आजाद हिंद फौज पर ऐतिहासिक मुकदमा कहाँ चला था, दिल्ली के लाल किले में, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में या फिर संसद के केंद्रीय हॉल में या बंबई के निकट युद्धपोत में एक बंदरगाह में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए का मतलब ये हो गया कि दिल्ली का जो लाल किला है इसमें आजाद हिंद फौज पर ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया था। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, और इसमें ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हेस्टिंग या विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एक अधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। तो एक अधिकार आपका किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया है, 1813 का चार्टर्ड एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट या 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक अधिकार था भारत के ऊपर व्यापार करने का उसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था, अकबर ने, अलाउद्दीन ने या फिर बाबर ने या शेर शाह ने। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, निजामुद्दौला, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या फिर मीर जाफर। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का जो नवाब था वो था मीर जाफर, जो कि दूसरी बार बना था। अगला क्वेश्चन है,
शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? जिंजी, पुरंदर, पूना या चाकन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर संधि के द्वारा जो है शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य उनको देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, साहिबे दीवाने बंदगान संबंधित था भूमि से, भू राजस्व से, अमीरों से या फिर दासों से? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दासों से। अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में मयूरभंज, क्योंझर या फिर सुंदरगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, किस सागर का तट नहीं है? सफेद सागर, तरमान सागर या फिर सरगासो सागर या आपका अखोत्सक का सागर? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सरगासो का सागर जो है, सरगासो जो सागर है उसका कोई तट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बृहद ज्वार बृहद ज्वार यानी कि कब आता है ये? और ऑप्शन है, जब सूर्य चंद्रमा एक सिध में होते हैं, या तेज हवाएं चल रही होती हैं, या फिर सूर्य और चंद्रमा समकोण पे होते हैं, या रात ठंडी होती है तब? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य और चंद्रमा एक ही सिध में रहते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपका जो है उन दोनों की गुरुत्वाकर्षण बल जुड़ जाता है, जिसकी वजह से कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, इसी वजह से आपका समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? प्लूटो, पृथ्वी, शनि या बुध? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुध, जो कि मात्र 88 दिनों में ही आपका सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अब इसके बाद से बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, जो कि है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ स्थित है? लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, रॉकी पर्वत पर, अल्पस पर्वत पर? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीवी रमन ने, एच जे भाभा ने, या फिर एस चंद्रशेखर ने, या फिर हरगोविंद खुराना ने? तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल सिद्धांत यानी कि थ्योरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारक का प्रभाव भारतीय जलवायु पर नहीं पड़ता है? हिंद महासागर की उपस्थिति, मानसून, विषुवत रेखा से निकटता या समुद्री जलधाराएं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री जलधाराओं का भारतीय जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी तीनों का पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म क्या है? ओल्ड चिक्स, अरेबिका, पुरगस, केंट्स? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में जो है अरेबिका जो है वेराइटी का मतलब किस्म का सबसे अधिक मात्रा में कॉफी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे अधिक दक्षिणवर्ती है? भोपाल, कलकत्ता, रायपुर या उदयपुर? तो ये आपको मैप याद रखना पड़ेगा तब जाके होगा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर जो है भोपाल से नीचे पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों के किस भाग में सामान्यतः रेगिस्तानों की स्थिति होती है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी। अपने भी देश में आप देख सकते हैं ना कि ये कच्छ प्रदेश है या फिर जो है ये थार मरुस्थल है, ये आपका भारत के दक्षिण बोल रहा हूँ, पश्चिम में जो है स्थित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जल सीमा क्षेत्र कहाँ तक फैली है? 12 नॉटिकल मील तक, या फिर 6 नॉटिकल मील तक, या फिर 15 नॉटिकल मील तक, या फिर 10 नॉटिकल मील तक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 नॉटिकल मील तक भारत का जो है जल सीमा क्षेत्र फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या भारत? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिससे कि जिसका सीमा सिक्किम से जुड़ता है, इसके अलावा और कोई राज्य भारत का नहीं जुड़ता है सिक्किम के साथ में। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन है? करीमनगर, खम्भम, चित्तूर या फिर कर्नूल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तूर जिला जो है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से सटा हुआ जिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां टकसाल नहीं है? कलकत्ता, नासिक, हैदराबाद या मुंबई? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक में टकसाल नहीं है। याद रखिएगा कि टकसाल 4 है और 3 जो है आपका कलकत्ता में, एक कलकत्ता में हो गया, एक हैदराबाद में, एक मुंबई में और एक आपका जो है नोएडा में। ठीक है, तो एक आपका जो है नोएडा में है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा कि भाई नासिक में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किस राज्य में जिला
सॉरी किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का जो राज्यपाल होता है वही नियुक्त करता है कि किस जिला में कौन न्यायाधीश रहेगा। अगला क्वेश्चन है कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है आपका 25 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 178 या 370 या 368 या 311। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 311। अगला क्वेश्चन है संतानवें अनुच्छेद सॉरी 97वें संविधान संशोधन का विषय है दल बदल विधेयक, प्रारंभिक शिक्षा, उपराष्ट्रपति की शक्तियां या फिर निर्वाचन आयोग की शक्तियां। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल विधेयक। अगला क्वेश्चन है संसदीय सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संसद की संप्रभुता या कार्यपालिका के विधायिका के प्रति सामूहिक दायित्व उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी या विधि का शासन या बहुमत का शासन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होना संसदीय प्रणाली का जो है सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है? गोपालन बनाम मद्रास राज्य, केशव चंद्र भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये कहा गया था उच्चतम न्यायालय सॉरी उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन ए उसके पद पर चुनाव के तरीके में फ्रांस के राष्ट्रपति समान है, और ऑप्शन बी है संसद का अंग है, और ऑप्शन सी है 2 या अधिक कार्यावधि के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है, और ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद का भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के अंग होते हैं। वो आपके जो है फ्रांस के जैसे नहीं है, वो दो अवधि तक चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, और वो आपका दोनों का बैठक का अध्यक्षता नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कर यानी कि टैक्स से संघ बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है? आयकर के द्वारा, कस्टम ड्यूटी का द्वारा, या उत्पाद शुल्क के द्वारा, या फिर कॉर्पोरेट कर के द्वारा। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद शुल्क यानी कि प्रोडक्ट जो आपका टैक्स होता है, इससे जो है अधिकतम संघ को बजट क्या बोलते हैं टैक्स मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि इनकम की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल या रूस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन का जो संविधान है वो आपका लिखित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली का त्योहार मनाया? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है पहली बार होली मनाया था, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? जयपाल, जय सिंह या दाहिर या आनंदपाल। तो जय सिंह तो आपके जो है ये कश्मीर के थे। अब यहाँ पे तीनों जो है इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो इनके नाम में ही जय है, ध्यान रखिए, तो जिनके नाम में ये जय है अगर इनका जो है पराजय हो जाएगा तो ये तो खुदकुशी करेंगे, तो इस तरीके से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है धन निष्कासन के सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने विरोध किया था? लाला लाजपत राय ने, या फिर आरसी दत्त ने, या फिर गांधी जी ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो धन के बारे में जो है सबसे बढ़िया जो नॉलेज था वो था दादा भाई नौरोजी को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है किस शासन के शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना कलकत्ता में जो है घटित हुई? कलकत्ता मतलब बंगाल में घटित हुई थी। उस शासक का नाम क्या था? सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान, या फिर मीर जाफर या मीर कासिम। तो सॉरी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिराजुद्दौला के शासनकाल में जो है ब्लैक होल दुर्घटना जो है घटा था, यानी कि जो है बहुत सारे लोगों को एक ही छोटे से कमरे में जो है बंद कर दिया गया था, जो कि मजदूरी मतलब कि मजदूर थे, काम कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है उद्योग से, व्यापार से, कृषि से या बैंक से। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि से। अगला क्वेश्चन है, संसद में हाल ही में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया है, यह सीमा है संसद और राज्य विधानसभाओं का 10% या संसद और राज्य विधानसभाओं का 15%, या लोकसभा केंद्र में 10%, लोकसभा का केंद्र में 15%। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनका 15%। अगला क्वेश्चन है, जल में आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर आयतन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या फिर पानी जम जाएगा। तो देखिए 9 से जब आप 4 तक लेके आइएगा तो इसका जो है बढ़ेगा। इसके बाद से आपका क्या, सॉरी ये आपका जो है जो तापमान का बात करेंगे, तापमान तो आयतन आपका क्या होगा, आयतन जो आपका घटेगा, डेंसिटी आपका बढ़ेगा ना। तो आपका 9 से जब 4 तक लेके आइएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो आयतन जो है आपका घटेगा, उसके बाद से आपका जो है बढ़ेगा। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले घटेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद से 3 डिग्री सेल्सियस तक यानी 1 डिग्री तक वो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व तो सबसे अधिक कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है पानी का घनत्व। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में प्लवन करते बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है, 1/9, 1/10, या फिर 1/6 या 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10। अगला क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, या 150 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल जो है पवन का होना चाहिए, तभी जाकर के जो है पवन विद्युत जनित्र से बिजली बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है किसमें, अर्थ तार में, उदासीन तार में, या फिर विद्युतमय तार में, या ठंडा तार में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेस में, यानी कि विद्युतमय तार में आपका जो है फ्यूज को जोड़ा जाता है किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत परिपथ में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर प्रेरित चुंबकत्व पर, या फिर प्रेरित विद्युत पर। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है विद्युत जनित्र का यानी जनरेटर का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है, धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, या फिर बल का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, मतलब उसका जो है फॉर्मूला कितना के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि P इज इक्वल टू कितना होता है, वी आर, या फिर वी स्क्वायर आर, या फिर आपका जो है वी बाई आर, या वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, P इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रक वॉट के बराबर नहीं है, जूल पर, या फिर जो है जे पर एस, यानी कि जूल पर आपका जो है सेकेंड, या फिर वोल्ट पर, सॉरी वोल्ट एम्पियर, या फिर एम्पियर स्क्वायर ओमेगा यानी कि ओम, या फिर वोल्ट स्क्वायर ओमेगा। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट स्क्वायर ओमेगा जो है वॉट का बराबर, वॉट के बराबर नहीं होता है, बाकी सब जो है उसके बराबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित हो रहेगा क्या, आयतन, या भार, या द्रव्यमान, या फिर जो है घनत्व। तो देखिए आप वस्तु को जब ज्यादा कीजिएगा, जैसे जैसे मात्रा बढ़ाते जाइएगा, वैसे वैसे आयतन भी बढ़ते जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। भार भी बढ़ेगा जैसे जैसे वस्तु बढ़ाइएगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा, तो क्या नहीं बढ़ेगा, तो ये आपका जो है घनत्व वैसे का वैसे ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि Al3+ किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो किसका जो है इलेक्ट्रॉन का नंबर Al3+ के बराबर हो जाएगा। तो Al का जो है मतलब एल्यूमिनियम का जो है इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन का नंबर आपका जो है 13 होता है, लेकिन 3+ मतलब 3 आपका जो है माइनस किया गया, हटाया गया है, 3 को ये लूज किया है, तो कितना हो गया 10।
तो अब 10 कितने किसके बराबर होगा? तो क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन जब माइनस है तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका जो है ना 18 के बराबर हो जाएगा। एल्युमिनियम है तो ये आपका 13 के बराबर हो गया। सल्फर माइनस माइनस है तो ये आपका जो है 18 के बराबर हो जाएगा, और फ्लोरीन माइनस है तो ये आपका जो है 10 के बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका भी आपका 10 था और यहाँ पर भी 10 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन माइनस Al3 प्लस के सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो ऑक्सीजन का मान लीजिए कि आपका जो है X है, तो X और प्लस F का क्या हो जाएगा? तो F आपका -1 होता है, तो -1 और इंटू कर देंगे, यहाँ पे 2 था तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू यहाँ पे -2 होगा ना, तो इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, +2। अगला क्वेश्चन है कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया? लेवोजियर ने किया, प्रिस्टले ने, कैवेंडिश ने या फिर सोरेनसन ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोरेनसन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.1, 6.6 या 7.4 या 8? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6.6। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.4, 6.6 या 7 या 7.4? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है? अमीटर, वोल्टामीटर या फिर वोल्ट मीटर या फिर कैलोरीमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो है बी, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मेथेन, CO2, ब्यूटेन या SO2? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन होता है आपका जो है एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन या रेडॉन? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेन गैस निकलता है सिगरेट लाइटर से। अगला क्वेश्चन है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेन गैस। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान का वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसके बारे में? शैवालों के संवर्धन का या वन विकास का या फिर सिलिसिफाइड पादपों का या फिर कवकों के संवर्धन का? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वन विकास का जिक्र होता है सिल्वीकल्चर में। अगला क्वेश्चन है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी या फिर पेडोजिनेसिस या फिर आपका पेडोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक वलयों यानी कि एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपका जो है केंद्रोलॉजी या फिर आपका जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी या फिर एग्रोनॉमी या फिर एग्रोनॉमी या फिर जो है आपका हॉर्टिकल्चर? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है आपका कहलाता है वार्षिक वलय यानी कि एनुअल जो रिंग्स होते हैं पेड़ों में उनके अध्ययन का। अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला में, शिलोंग में, देहरादून में या फिर लखनऊ में? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा या फिर हैजा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? स्टॉकमैन ने, इवानोव्स्की ने या फिर स्टेनले ने या फिर स्मिथ ने? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इवानोव्स्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं या फिर फल्ली यानी कि बीन्स या फिर मकई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फल्ली या फिर बीन्स जो है नाइट्रोजन यौगिकरण में सहायक फसल है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना या फिर प्रकाश अवशोषण? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है फलीदार पादपों में जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? मृतोपजीवी या फिर परागछयी या फिर सहजीवी या फिर प्रोटोघटनी? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो सहजीवी होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो बैक्टीरिया होते हैं फलीदार पौधों की जड़ों में वो आपके सहजीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का वो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, जठर ग्रंथि या फिर पैरोटिड ग्रंथि? तो इसका यहाँ पे ड होना चाहिए था। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लीवर जो है आपके शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है जिसका कि भार होता है आपका 1.5 किलोग्राम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा होता है या फिर संबंधित होता है। तो इस तरीके से आपने जो है 100 क्वेश्चन देखा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कट ऑफ को पार कर रहे हो। साथ साथ ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही पसंद भी आया होगा।
तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करें ताकि आप मिल करके उनका जो है हेल्प कर सके आपके दोस्तों का, और उनका भी इसका रिजल्ट जो है सुनिश्चित हो। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन अगेन अगेन।